हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी जो जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो टीजीटी में है वो पीजीटी में नहीं है, और जो पीजीटी में है वो जीआईसी लेक्चरर में नहीं है। तो स्टूडेंट, हम उस टॉपिक को भी इस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जो भी मैं पढ़ाऊँगा तो मैं 3 एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है ये इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में बताता है। अभी मैं आपको बताऊँगा। दरअसल ये है कि हमारे सिलेबस में तो मुख्य रूप से राइटर्स के ही बारे में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको राइटर्स के बारे में पढ़ना है तो उसके पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो जिस एज में जो राइटर्स आएंगे हम उन राइटर्स को डीप में पढ़ेंगे, और फिर इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको एज भी पढ़ाऊँगा। तो आज शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर टॉपिक है पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। स्टूडेंट्स, ये जो पीरियड है ये 450 से लेकर के और 1066 एडी तक चला था। इसमें ये ओल्ड इंग्लिश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और इस ओल्ड इंग्लिश को एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या है, एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड, इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड क्यों कहते हैं? तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड बाय जर्मनिक ट्राइब्स। फ्रेंड्स, जर्मनिक ट्राइब्स 3 प्रकार की थी। उसमें 3 प्रकार की ट्राइब्स थी, और वो ट्राइब्स वो इंग्लैंड पर आक्रमण की। उन ट्राइब्स का नाम क्या है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक तो उसमें एंग्लीस थी, एंग्लीस। उसके बाद सेक्शोन थी, उसके बाद जूट्स थी। ये 3 ट्राइब्स थीं, और ये ट्राइब्स ने, इन तीनों ट्राइब्स ने क्या किया कि इंग्लैंड पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से, यानी इन 2 ट्राइब्स को मिला करके हम इस एज को भी एंग्लो सेक्शन पीरियड कहते हैं। उस वक्त क्या होता था कि जो लिटरेचर थे उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं था, उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। उस वक्त के जो भी फेमस व्यक्ति रहा करते थे, और जो भी उस वक्त के अपने सोसाइटी के जाने माने लोग हुआ करते थे, वो डेली लाइफ में होने वाली घटनाओं को एक कहानी बना करके और प्रस्तुत कर दिया करते थे। लेकिन इसी ओल्ड इंग्लिश में क्या हुआ कि जो ओरल लिटरेचर था वो रिटन लिटरेचर के रूप में कन्वर्ट हुआ। यानी जो लोग पहले बोल करके लिटरेचर को सुनाते थे, अब वो क्या हुआ, इसी पीरियड में, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 450 टू 1066 ओरल लिटरेचर वाज कन्वर्टेड इनटू रिटन लिटरेचर। तो इस एज में कुछ फेमस वर्क भी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसमें से एक बहुत ही फेमस वर्क है क्या, बेवुल्फ। बेवुल्फ जो है ये 18th सेंचुरी में लिखा गया था। ये 18th सेंचुरी में लिखा गया था। ये क्या है फ्रेंड्स, ये है कि ये समझ लीजिए ये कि फर्स्ट जर्मन एपिक पोएम है। फर्स्ट जर्मन एपिक पोएम है, यानी कि ये जर्मन एपिक पोएम है। उसके बाद जो था दूसरा, इसी में जो वर्क्स था वो क्या था, कैडेमोन्सहाइम। तो इसमें क्या था कि जो भी, इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सॉन्ग sung by
कॉमन बाय कॉमन फॉक, कॉमन फॉक यानी उन दिनों में जो लोग कोई गीत गाते थे तो उसी का एक कलेक्शन है कैडेमोन्स हाइम। ठीक है, तो कैडेमोन्स हाइम भी क्या है, ओल्ड इंग्लिश के समय का ही एक वर्क्स है। ठीक है, आगे फिर पढ़ते हैं द ड्रीम ऑफ द रोड, द ड्रीम ऑफ द रोड। फिर इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो ये क्या है, इसको समझिएगा कि उस समय क्या था कि लैटिन लैंग्वेज वाज अ डोमिनेंट लैंग्वेज। तो लैटिन में ज़्यादा वर्क्स लिखे जाते थे फ्रेंड्स, लैटिन में ज़्यादा वर्क्स लिखे जाते थे। लेकिन ये जो ड्रीम ऑफ द रोड है ये इंग्लिश लिटरेचर का इम्पॉर्टेंट वर्क है, यानी ये जो है इंग्लिश में लिखा गया। ये किस में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया। ठीक है, तो अब ओल्ड इंग्लिश के बारे में इंट्रोडक्शन होने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड था 1066 टू 1500 था। तो इस वक्त के जो पोइट्रीज थी, इस वक्त के जो वर्क्स थे, तो उसमें क्या देखा गया, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाने लगे और होमिलेटिक राइटिंग्स का मतलब ये होता है कि कैसे हम जो रिचुअल्स हैं, कैसे हम लोग जो रिचुअल्स हैं उसको शामिल करते हैं और उसके बाद जो सरमन्स होते हैं, उसके बाद जो प्रीचिंग होती है, प्रीचिंग यानी कि जो भी व्यक्ति उपदेश जो देते हैं तो वे सभी चीज़ों को भी इस मिडिल इंग्लिश के पीरियड में इंक्लूड किया गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे तो चौसर आते हैं। चौसर इसी एज के थे, याद रखिएगा, ये मिडिल इंग्लिश के एज के थे और फ्रेंड्स इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। इनका एक फेमस वर्क्स है द कैंटरबरी टेल्स। फादर, इसको नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इनका जो फेमस वर्क है वो क्या है, कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद इसमें यही दिखाया गया है कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, उस वक्त की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, तो किस प्रकार के लोग रहते थे और उनकी थिंकिंग किस प्रकार से थी। अगर मान लीजिए कोई नाइट है, कोई योद्धा है, कोई विडो है, कोई फार्मर है, तो वो किस प्रकार से सोचता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चौसर ने इस बुक में मेंशन किया है। तो नेक्स्ट राइटर हैं हमारे इसी एज के, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं, जॉन गोवर का एक बहुत ही फेमस वर्क है जो दिमाग में आ रहा है, वेक्स कैलामेंटिस बोलते हैं, वेक्स कैलामेंटिस। तो इसमें क्या था, वेक्स कैलामेंटिस में क्या था कि जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होते थे उस वक्त के समय में, तो उसी को जॉन गोवर ने इस बुक में लिखा है। ठीक है, इसको लिखने के लिए बोला जाए तो फिर इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल disturbance during the time of Richard II। तो इस रिचर्ड सेकेंड के समय में जो भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुए, अगर उसको जानना है और तो हम जॉन गोवर की ये जो बुक है वेक्स कैलामेंटिस, हम उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट राइटर हैं वो हैं विलियम लैंगलैंड्स ने ये लिखा है कि
अपने वर्क्स में विलियम लैंगलैंड ने जो इनका फेमस वर्क है उसको हम लोग कहते हैं पायर्स प्लाउमैन, पायर्स प्लाउमैन, पायर्स प्लाउमैन। ठीक है, ये एक पोयम था। तो इसमें क्या था कि जो सैटारिकल पोयम का ये कलेक्शन है। ठीक है, सैटारिकल पोयम है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, सैटारिकल पोयम है। इनका जो थीम रहता था, ठीक है, इनका जो थीम रहता था वो क्या था कि ये हमेशा अपने वक्त में दिखाना चाहते थे क्या, कि जो ट्रूथ है, ट्रूथ उस वक्त का था, जो सिंसियरिटी थी, ट्रूथ और सिंसियरिटी उस वक्त जो हुआ करती थी, तो ये दिखाया करते थे इसमें। ये हम लोग कहते हैं ना कि जो असत्य पर सत्य का विजय, तो इनका जो थीम था ये वही था। ठीक है, विक्ट्री ओवर फॉल्स डीड। ठीक है, जो भी गलत काम होता था उन दिनों और उस पर जो विक्ट्री होती थी वह किसने दिखाया है, विलियम लैंगलैंड्स ने अपने वर्क में मेंशन किया। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं द रेनेसा। तो इस रेनेसा में क्या हुआ कि पहले इसके पीरियड को देखते हैं। 1500 to 1650 में ये था, तक ये चला था। ठीक है, लगभग 150 ईयर्स का ये पीरियड था। तो इसको रेनेसा क्यों कहा गया, तो इसमें रीबर्थ हुआ था। रीबर्थ का क्या मतलब है कि लिटरेचर केवल कुछ ही फील्ड तक, केवल राइटिंग तक ही सीमित नहीं रहा था। इसमें फिर क्या हुआ था कि इस एज में पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। उसके बाद फिर आर्किटेक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। आर्किटेक्चर भी आ गया था इस बीच। उसके बाद विजुअल आर्ट भी फेमस हो गया था। और फिर लिटरेचर तो था ही। तो ये जो पीरियड था तो इसमें ये सारे अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद जब ढेर सारे सब्जेक्ट आ गए तो फिर क्या हुआ इसमें कि राइटिंग कॉन्टेक्स्ट भी बदल गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि द राइटर्स ऑफ रेनेसा used to write about social and political condition of that time। तो उस समय में जो भी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस हुआ करती थी उस वक्त के राइटर्स ने अपने राइटिंग में लिखना शुरू किया। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो कोलंबस जो था उसने क्या किया था कि लगभग 1492 में ही डिस्कवर्ड अ न्यू वर्ड। वो नॉर्थ अमेरिका आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो निकला तो था भारत की खोज में, लेकिन
आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रॉड एरिया ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ही रीच्ड अमेरिका। और उसको फिर क्या कहा गया, उसको फिर एक न्यू वर्ड कहा गया, न्यू वर्ड। जो यूरोपियंस थे उन्होंने उस अमेरिका को एक नया नाम, नई दुनिया के नाम से जाना। तो जब नई दुनिया के नाम से जाना तो फिर क्या हुआ इसमें कि नए नए लोग मिले, नई नई सी रूट्स डिस्कवर की गई, नए नए रास्ते बनाए गए, डिफरेंट प्रकार के आइडियाज़ भी लोगों को मिले। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक और इसमें पॉइंट है, इसको समझिएगा। द स्पेनियार्ड्स हर्नांडो कॉर्टेज डिस्कवर्स एबंडेंस गोल्ड अमंग एजिटेक ट्राइब्स। एक ट्राइब्स रहती थी, ये ट्राइब्स कहाँ रहती थी, तो मैक्सिको में, मैक्सिको में। तो ये जो ट्राइब्स थी मैक्सिको में रहती थी। तो जो ये व्यक्ति है द स्पेनियार्ड्स हर्नांडो कॉर्टेज ने गोल्ड खोजा, यानी बहुत ढेर सारा वेल्थ खोजा गया। और ये जो ट्राइब्स थी ये मैक्सिको में रहती थी। और न केवल ये लोग नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको गए, बल्कि ये लोग लैटिन अमेरिकन भी गए, लैटिन अमेरिका में भी ये लोग गए, लैटिन अमेरिका में भी ये लोग गए। तो एक बहुत बड़ा फिर एक दुनिया मिली, वहाँ के लोगों के रहन सहन के तौर तरीक़ों को जानने को मिला यूरोपियंस को। तो फिर क्या हुआ, जब हम नए नए लोगों से मिलेंगे तो फिर क्या होगा, तो जब हम नए नए लोगों से मिलेंगे तो फिर उस वक्त क्या होगा कि हमारे जो कॉमर्स है, ठीक है, हमारे जो कॉमर्स हैं और जो बिजनेस बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो जो यूरोपियंस थे वो फ्रिक्वेंटली अमेरिका आना और जाना उनका लगा रहता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब रेनेसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब एक नया वर्ड जब खोजा गया तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फिर कॉमर्स ट्रांजैक्शन अक्रॉस सी बिगेन, यानी वो लोग जो यूरोपियंस थे वो नॉर्थ अटलांटिक को पार करके जाते थे नॉर्थ अमेरिका, और फिर आते भी थे, फिर वहाँ से सामान भी खरीदते थे वो लोग। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, एक नए वर्ड्स के साथ कॉमर्स ट्रांजैक्शन जुड़ गया, ठीक है। एक नई दुनिया के होने की वजह से क्या था कि नए नए लोग भी थे वहाँ पर, और फिर नए लोगों को जब हम देखते हैं तो न्यू आइडियाज़ भी क्रिएट होते हैं और नए थॉट्स भी डेवलप होते हैं। यही जो नए थॉट्स हैं यही इस रेनेसा के टाइम के जो राइटर्स थे इनके अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे कि एक्सेसिव डिज़ायर, एम्बिशन, ग्रीड, ये सारी चीज़ें रेनेसा के टाइम के ही राइटर्स में देखने को मिलता है। और मैंने आपको अभी बताया है कि मैक्सिको में गोल्ड खोजा गया, मैक्सिको में गोल्ड खोजा गया। तो केवल मेटल्स ही नहीं खोजा गया और मिनरल्स ही नहीं खोजा गया, बहुत से क्रॉप्स और न्यू डिस्कवरी आई किसके क्षेत्र में, कॉर्न, चॉकलेट और टोबैको, ठीक है, यानी ग्रेन के क्षेत्र में भी। वेरियस टाइप ऑफ ग्रेन वाज आल्सो डिस्कवर्ड इन नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद उस वक्त की जो एक फेमस थ्योरी थी कॉपरनिकस की, जिसमें इन्होंने सन को सेंटर माना, मतलब कि इसके पहले के जो लोग थे वो अर्थ को सेंटर मानते थे और दे थिंक दैट अर्थ इज़ द मेन प्लानिट ऑफ आवर यूनिवर्स। पर जब से कॉपरनिकस की थ्योरी आई तो ये पूरा जो थॉट्स था ये बदल गया। तो उस वक्त के राइटर जैसे कि जॉन डन,
तो वो तो इतने प्रभावित हो गए थे कि इनकी थ्योरी से कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस यूज करने लगे अपने अपने पोएम्स में। जो जॉन डन थे, जॉन डन, ये मेटाफिजिकल पोएट भी हैं, ये मेटाफिजिकल पोएट भी हैं। जॉन डन ने क्या यूज करना शुरू कर दिया था? एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस, एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी टाइम में, इसी रेनेसा के टाइम में ही क्या हुआ था कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज हुई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज हुई थी, विलियम हार्वे ने इसी टाइम पर किया था। उसके बाद गैलीलियो हैड आल्सो प्लेड इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो जो पहले के समय में, यानी जो ओल्ड और जो मिडिल इंग्लिश के समय में जो परसेप्शन हुआ करते थे वो अब बदल गए। तो फिर बदल गए तो फिर क्या हो गए? अब लोग हो गए समझदार, तो फिर वो लोग किस पर बात करने लगे थे? वो लोग साइंस पर बात करने लगे, यानी दे हैव गिवन इम्पोर्टेंस टू द साइंस एंड रिजेक्टेड blind beliefs। तो कोई भी चीज़ होती थी तो लोग साइंस से उसको जोड़कर देखते थे, ब्लाइंड बिलीफ और रिचुअल्स उस वक्त काम नहीं करते थे। तो ये रेनेसा का सबसे बड़ा योगदान रहा है कि लोग साइंस को महत्व देना शुरू किए। तो फ्रेंड्स, ये जो एरा हम देख रहे थे जो 1500 टू 1650 तक जा रहा था, ठीक है, तो ये 150 ईयर्स की बात है और ये बहुत लेंदी है। तो इस वजह से क्या किया गया कि इसको पार्ट्स में तोड़ करके हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहला, इस रेनेसा के टाइम में ही जो पहला पीरियड था वो आता है एलिजाबेथन एज में। तो इसकी स्टार्टिंग जो थी 1558 से 1603 तक चली थी, ठीक है। तो हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं एलिजाबेथन एज। तो ये जो एलिजाबेथन एज है ना, वो क्वीन एलिजाबेथ के ही नाम पे दिया गया था। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर क्वीन एलिजाबेथ थी कौन, ठीक है। तो देखिए, इंग्लैंड में क्या हुआ था कि 1485 में एक न्यू डायनेस्टी जिसका नाम था टूडोर डायनेस्टी केम टू पावर इन इंग्लैंड विथ हेनरी सेवन के समय में टूडोर डायनेस्टी इंग्लैंड में आती है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हेनरी 8 आता है। हेनरी 8 का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1509 टू 1547। तो ये क्या किया था कि he married 6 times, and he had also 3 children. His first son was Edward VI, उसके बाद मैरी फर्स्ट, और उसके बाद यही जो थर्ड इनके डॉटर्स थी वो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है। और यही एलिजाबेथ क्या है? ग्रेट मोनार्क, ठीक है। यानी फिर इन्होंने शासन किया और ये इतना फेमस थी अपने एरा में कि इन्हीं के टाइम पीरियड को लेकर के एक नया एज बता दिया गया, एंड दैट वाज एलिजाबेथन एज। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, कैसे चीज़ों और किन किन चीज़ों में ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया एलिजाबेथन एज में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि रैपिड डेवलपमेंट इन इंग्लिश कॉमर्स एंड मैरीटाइम पावर एंड नेशनलिस्ट फीलिंग। क्या हुआ कि जब जो ब्रिटिशर्स थे ये जब दूसरे कंट्री में भी जाने लगे तो फिर वहाँ से इनका ट्रेड शुरू हो गया। तो ट्रेड शुरू हुआ और इसी एरा में बहुत तेज़ी से ट्रेड शुरू हो गया, ठीक है।
और मैरीटाइम पावर। तो मैरीटाइम पावर का मतलब ये है कि जो नेवी थी, जो इंग्लैंड की नेवी थी, वो पावरफुल बन गई। कैसे बन गई? ठीक है, कि स्पेन और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में नेवी ने पार्टिसिपेट किया। तो जब नेवी पार्टिसिपेट की तो बहुत तेज़ी से हवा चली और स्पेन के जो फ्लीट थी उसमें आग लग गई। स्पेन के फ्लीट में जब आग लगने के बाद क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की नेवी थी वो जीत गई। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने ऐसा माना कि गॉड हैज़ हेल्प्ड अस इन द विक्ट्री ऑफ आवर नेवी। उसके बाद वही यहाँ पर लिखा हुआ है डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। ये जो डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा आप देख रहे हैं, तो इसमें यही था कि स्पेन की नेवी ने हार गई थी और इंग्लैंड की नेवी जीत गई थी। तो जीतने के बाद फिर क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गई थी, एक नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई थी। ठीक है, उनका जो वर्च्यू था वो पूरे यूरोपियन कंट्री पर छा गया था। उसके बाद इस एज को हम लोग कहते हैं एज ऑफ ड्रामा। एज ऑफ ड्रामा क्यों कहते हैं एज ऑफ ड्रामा? क्योंकि इसी एज में फ्रेंड्स हमारे महान राइटर्स विलियम शेक्सपियर आते हैं। इसमें कुछ राइटर्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो इस पीरियड में जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, इन्हीं को पढ़ाने के लिए अगला लेक्चर मैं रखता हूँ। अगले लेक्चर में हम इनको डीप में स्टडी करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के बाद फिर क्रिस्टोफर मार्लो इसी एज के थे, एडमंड स्पेंसर और फ्रांसिस बेकन। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो ये विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे और ऐसा कहा जाता है कि इनकी डेथ जो थी एक मिस्ट्री के रूप में हो गई। किसी को कुछ सही पता है ही नहीं और ये बहुत कम उम्र में ही इनकी डेथ हो गई। उसके बाद आते हैं एडमंड स्पेंसर। हम लोग एक इनका फेमस वर्क है द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ये इन्हीं का फेमस वर्क है। उसके बाद फ्रांसिस बेकन तो स्टूडेंट यहाँ पर एसेइस्ट थे। ये हमेशा ऐसे लिखा करते थे। इनके जो ऐसे थे वो साइंस पर बेस्ड रहा करते थे। मैंने आपको बताया कि रेनेसा में लोग रिलीजियस के से ज़्यादा महत्व साइंस को देने लगे थे। तो इनके जो ऐसे थे वो साइंस को लेकर के रहते थे। और जैसे कि इन्होंने लिखा है ऑफ स्टडीज़ ऑफ फ्रेंडशिप, इनके कुछ फेमस ऐसे हैं। ऑफ स्टडी ऑफ फ्रेंडशिप। इनके जो ऐसे थे वो हमेशा ऑफ से ही शुरू होते हैं। ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ स्टडीज़ और भी ढेर सारे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर को।